नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं अमित वर्मा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। सो गाइस, अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोगों ने स्टील में टेंशन मेंबर पढ़ लिया था और कंप्रेशन मेंबर भी हमने पढ़ लिया था। मैंने टेंशन मेंबर में आपका अगर नहीं पढ़ा है, मैंने दोनों लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, आप जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हो। तो अब क्या है गाइस, जी अब ये जो हम वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए, ये इन दोनों में ही इन दोनों से ही रिलेटेड है, यानी कि सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं स्टील स्ट्रक्चर्स के। और इसमें टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर टॉपिक हमने इंक्लूड किया हुआ है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, जैसे कि एसएससी जेई हो गया एग्जामिनेशन, या और भी अलग तरीके से एग्जामिनेशन जो हुए हैं, हम उसकी सीरीज चलाएंगे। तो अभी जो हम ये जो क्वेश्चंस लेके आए हैं, ये आपके टेंशन और कंप्रेशन मेंबर पे ही बेस्ड हैं। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं अपना 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 लेक्चर। सो गाइज, यस, वन थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग बाहर जा रहे हो तो प्लीज़ मास्क पहन के और सुनिश्चित दूरी बनाए रखिए लोगों से। अगर आप भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हो तो ठीक है, और मास्क ज़रूर पहनिए। और हो सके तो अगर आप घर में रह रहे हो तो आजकल न्यूज़ में इतना फैला हुआ है कि घर में भी आपको मास्क पहनने की ज़रूरत है। बाहर जाइए तो भी आप डबल मास्क पहन के जाइए, ठीक है। तो गाइज़, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। मेरे खुद जानने वाले बहुत से ऐसे हैं जिनके जिनके डेथ भी हुई हैं। पहले तो जो फर्स्ट थी कोरोना का जो आया था लहर, उसमें तो कोई डेथ साउंड्स कम आ रही थी, लेकिन अब क्या है, इस समय डेथ ज़्यादा हो रही हैं। सो गाइज़, प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। और जब कभी भी बाहर जाइए मास्क ज़रूर पहनिए, और जो वैक्सीनेशन ड्राइव हो रही है उसको प्लीज़ आप लोग वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए, ठीक है। सो गाइज़, आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अमित वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो कहीं पे भी, तो आप मुझे, मेरी कुछ आईडीज़ दी हुई हैं, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो। और ये मेरा लिंक्डइन अकाउंट है, आप मुझे लिंक्डइन पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वीडियो लेक्चर। अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन अ स्टील बीम सेक्शन द वेब कैरीज। अब ये स्टील बीम सेक्शन, मान लीजिए कोई भी आपका स्टील बीम सेक्शन है, इस तरीके से कोई भी एक आपका सेक्शन हो गया। मान लीजिए ये टी बीम सेक्शन आपके पास हो गया, ठीक है। इस तरीके का आपके पास सेक्शन है। अब क्या है कि इस सेक्शन में ये आपका हो गया, ऊपर वाला हो गया फ्लैंज, एंड ये आपका हो गया वेब, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, जो स्टील की बीम है, कोई भी सेक्शन है, तो उसमें वेब क्या कैरी करता है। तो गाइज, इसमें जो वेब आपका कैरी करता है, दिस वेब कैरीज शीयर, ठीक है। तो वेब में क्या है, आपका शीयर जनरेट होता है। सो गाइज, करेक्ट आंसर इज डी। यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड है, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि करेक्ट आंसर इज डी। अब वेब में हमेशा शीयर ही डेवलप होगा, ठीक है। तो आइए आगे सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक पोल दिया हुआ है जिसकी 5 मीटर हाइट है एंड इट इज़ फिक्स्ड टू द ग्राउंड, यानी कि एक इलेक्ट्रिक पोल मान लीजिए हम ले लेते हैं। अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट आपको 5 मीटर दी हुई है, 5 मीटर हाइट है, ठीक है, एंड इट इज़ फिक्स्ड टू द ग्राउंड, यानी कि हमने इसको ग्राउंड में इस तरीके से फिक्स कर दिया, ठीक है। इट कैरीज अ वायर एट द टॉप एंड इज़ फ्री टू मूव साइडवेज ओवर देयर, यानी कि एक वायर इसके ऊपर से जा रहा है और ये साइडवेज फ्रीली मूव कर सकता है। नाउ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पोल। पोल की इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, पोल की इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, आइए देख लेते हैं। तो जो पोल की, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एंड, वन एंड क्या है, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड जो है आपका फ्री है, ठीक है। ये साइडवेज मूव कर सकता है। तो यानी कि मैंने आपको जो कुछ कंडीशंस बताई थी इसमें, कि अगर आपका एक एंड फिक्स्ड हो या दोनों एंड फिक्स्ड हो, या फिर एक एंड फिक्स्ड हो या दूसरा एंड फ्री हो, तो इसमें कुछ कंडीशंस थी। तो इस जो इफेक्टिव लेंथ बताती थी, तो इस केस में क्या होगा, जब एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड फ्री है, तो एल इफेक्टिव लेंथ हो जाती थी ट्वाइस ऑफ एल, ठीक है। यहाँ पे एल इफेक्टिव बिकम्स ट्वाइस ऑफ एल। तो यहाँ पे एल की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, ये एल हमारा दिया हुआ है, हाउ मच, 5 मीटर। So 2 into 5 will give you 10 meter. That is, effective length will be 10 meter. Hence, correct answer will be 10 meter is the right answer. अगला देखते हैं। Net sectional area of a tension member is equal to its cross section area
अब भाई हमने आपको टेंशन मेंबर में पढ़ाया था कि नेट सेक्शनल एरिया कैसे निकालते हैं। सबसे पहले प्लेट का भी हमने निकाला था, और कोई भी एंगल सेक्शन अगर किसी भी गसेट प्लेट से कनेक्टेड था इस तरीके से, तो वो भी हमने बताया था कि आपको ये कैसे फाइंड आउट करना है इसका नेट सेक्शनल एरिया। तो ठीक है, अब कैसे करते थे, अब जब ये कनेक्शन होता था तो उसमें हम इसका जो डायमीटर होता था, रिवेट का डायमीटर, इस टोटल एरिया से घटा देते थे, है ना। इसके टोटल एरिया से घटा देते थे। यहाँ पे भी मान लीजिए अगर आपके रिवेट्स लगे हुए हैं थे, तो हम रिवेट से क्या करते थे, इनका एरिया रिमूव कर देते थे। तो हेंस क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, आइए देखते हैं। नेट सेक्शनल एरिया ऑफ अ टेंशन मेंबर इज इक्वल टू इस क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस द एरिया ऑफ रिवेट होल्स। फॉल्स, ये तो हो ही नहीं सकता। डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ रिवेट होल्स, फॉल्स, ये भी नहीं हो सकता। मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ रिवेट होल्स, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट क्या है, माइनस द एरिया ऑफ रिवेट होल्स। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हेंस हम यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं कि एसएससी जेईई 2008 में ये पूछा गया था, ठीक है। और इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन था ये 2007 में पूछा गया है। ठीक इसी तरीके से हमने यही क्वेश्चंस लिए हैं जो लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हैं ये किसी न किसी उसमें आपके आए हुए हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखते हैं। अ टेंशन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अ पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू विंड। अब यहाँ देखो, मैंने आपको टेबल बनवाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था जब रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस टेंशन मेंबर में जब रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो रहा है विंड के कारण, ठीक है, जब विंड के कारण रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो रहा है तो कितना होता था, दैट विल बी इक्वल टू, ये दिया कहाँ हुआ है, ठीक है। ये आपका जो टेबल मैंने बताई थी, आप टेंशन मेंबर, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ टेंशन मेंबर का, आप वहाँ पर जा कर के पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जो है एक क्लॉज में दिया हुआ है, दिस इज IS 800 2007, ठीक है, IS 800 2007 में टेबल नंबर जो 3 है, 2000 सिर्फ 2 जीरो रहेंगे, टेबल 2007 में आपका टेबल नंबर 3 में ये कोड दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है दिस इज 350 इज द राइट आंसर। दैट इज अगर टेंशन मेंबर में रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो रहा है सिर्फ विंड के कारण, तो यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना होगा, 350 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन स्टील मेंबर्स नॉट एक्सपोज टू वेदर इज, यानी कि मिनिमम थिकनेस मेन स्टील मेंबर्स की जो वेदर के एक्सपोज में नहीं है, दैट शुड बी 6 mm इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग फ्लैट्स इन स्टील कॉलम। लेसिंग फ्लैट्स हमारा हम जब कंप्रेशन मेंबर पढ़ रहे थे, कंप्रेशन मेंबर का भी लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाला हुआ है, आप यहाँ पे कंप्रेशन मेंबर पढ़ सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने डिटेल में आपको एनालिसिस पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेसिंग में जब लेसिंग में जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू 145 इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। यूलर्स फार्मूला इज वैलिड फॉर शॉर्ट कॉलम नहीं, हमें यूलर्स फार्मूला हमेशा लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड रहता है, इसको याद रखना। हेंस यहाँ पे J की जगह L होगा, टाइपिंग एरर है, हेंस B इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। द मैक्सिमम अलाउएबल स्लेंडरनेस रेशियो फॉर एक्सियली लोडेड मेंबर कैरिंग टेंशन ओनली। अगर एक्सियली लोडेड मेंबर है और उसमें सिर्फ और सिर्फ टेंशन आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना होगा, 180 विल बी द राइट आंसर। ये सब मैंने आपको टेंशन मेंबर जब पढ़ा रहा था तो मैंने वो उसमें मेंशन किया हुआ है। तो गाइस प्लीज़ डेफिनेटली गो थ्रू माय लेक्चर ऑफ टेंशन मेंबर, आप उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखोगे, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। और बहुत सी मैंने कंसाइज में जो चीज़ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको वही पढ़ाया है जो ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। और आपके जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने मोस्टली सब कुछ कवर अप किया हुआ है, ठीक है। तो ये अगला नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रट क्या होता है। स्ट्रट इज़ अ टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, फ्लेक्सुरल मेंबर या टॉर्शन मेंबर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी हमारा ट्रस है इस तरीके का, अगर कोई भी ट्रस है हमारा, तो ये जो होता है, ये जो सेक्शन होता है, ये कहलाता है टाई बीम, ये कहलाता है टाई बीम, ठीक है। ये आपका टाई बीम हो गया। और ये जो सेक्शन हो गया और ये दो सेक्शन हमारे कहलाते हैं स्ट्रट,
दीज बोथ आर कॉल्ड एज स्ट्रट। तो टाई बीम क्या है? टेंशन मेंबर, हमने बताया था पहले ही, टाई बीम इज़ अ टेंशन मेंबर, और ये टेंशन मेंबर है, और ये आपका जो स्ट्रट है दैट इज स्ट्रट इज़ अ कंप्रेशन मेंबर, हेंस बी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे जब भी लोड लगेगा, आप देख सकते हो, अगर ये हमारा ट्रस है और यहाँ पे हमने इस तरीके से लोड लगाया तो इन दोनों मेंबर्स पे आपका कंप्रेशन जनरेट होगा, ठीक है ना, और इस पे आपका टेंशन जनरेट होगा। तो इसलिए गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, जब इसको हम दबाएंगे, पुश करेंगे, तो इस सेक्शन में और इस स्ट्रट में दोनों में दबाव आएगा, कंप्रेशन आएगा। लेकिन इस बीम में आप देखोगे, टाई बीम में देखोगे तो ये नीचे की हो जाएगा, ये भी नीचे की हो जाएगा, तो इन दोनों में, इस मेंबर में, टाई बीम में तनाव आएगा, टेंशन आएगा, तो इसके कारण ये इसको टाई बीम हम कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, the effective slenderness ratio of laced column compared to actual maximum slenderness ratio shall be considered as, यानी कि जो effective slenderness ratio है laced column के लिए as compared to actual maximum slenderness ratio, this should be कितना, इसकी वैल्यू जो आपकी होती है that is 1.05। अगर आपका laced column है, ठीक है, तो laced column के लिए वैल्यू होती है आपकी 1.05 टाइम्स हो जाती है। और अगर आपका बैटेंड कॉलम है, ठीक है, तो बैटेंड कॉलम के लिए वैल्यू आपकी हो जाती है 1.10 टाइम्स, ठीक है। दिस इज फॉर बैटेंड कॉलम। अभी लेस्ड कॉलम, बैटेंड कॉलम क्या है, आइए देख लेते हैं एक बार। ये मान लीजिए आपका किसी प्रकार का एक कॉलम है, ये कह सकते हैं आपका एक कॉलम है, और हमने यहाँ पे लेसिंग्स के द्वारा इसको जोड़ा हुआ है, इस तरीके से लेसिंग हमने प्रोवाइड करी हुई है, ठीक है। तो ये आपका सिंगल लेस्ड कॉलम है, ये आपका इस तरीके से सिंगल लेस कॉलम जिसको कह सकते हैं। ये आपका स्टील का स्ट्रक्चर है। अगर हम स्टील का, ये तो आपका कंक्रीट का स्ट्रक्चर हो गया, अगर हम स्टील का स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कुछ स्टील स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा आपका। ये सॉरी, अगर मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको भी रब कर देते हैं और इसको भी रब कर देते हैं, ठीक है। हम सही से बनाएं इसको, तो आइए देख लेते हैं एक बार। अगर ये एंड दिस इज द, ये एक सेक्शन हो गया और एक सेक्शन आपका ये हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से एक सेक्शन आपका ये हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, लेसिंग से ऐसे हमने लेसिंग्स प्रोवाइड कर दी। तो ये जो स्टील का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपका कहलाता है लेसिंग, ठीक है, ये आपकी कहलाती है लेसिंग। दिस इज कॉल्ड एज लेसिंग, ठीक है। और अब बैटन प्रोवाइड करते हैं, तो बैटन क्या होता है, बैटन भी देख लेते हैं एक बार। अगर ये आपका इस तरीके से हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर ये आपका कॉलम हुआ, मेरी ड्राइंग गाइस उतनी अच्छी नहीं है, सो प्लीज़ आप लोग हंसिएगा मत इस पर, ठीक है। अगर ये है तो हमने इस तरीके से जब प्लेट्स लगा करके इसको जोड़ा, यहाँ पर प्लेट्स लगा करके हमने इसको जोड़ा इस तरीके से, तो ये आपका कहलाएगा बैटेंड कॉलम, ठीक है। ये आपके कहलाएंगे बैटेंस, ठीक है। तो ये आपके बैटन्स हो गए। अगर बैटन है तो आपका स्लेंडरनेस रेशियो जो है, इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो है, ये 1.10 टाइम्स हो जाएगा। और अगर आपका लेस्ड कॉलम है तो इट विल बी 1.05 टाइम्स। अगर आपसे लेस्ड या फिर बैटन कॉलम के बारे में पूछ लिया गया तो आपको 1.10 टिक करोगे। और लेकिन अगर आपका अभी यहाँ पे फिलहाल तो पूछा गया है, ये आपका लेस्ड कॉलम के लिए पूछा गया है, तो हेंस इट विल बी इक्वल टू 1.05 टाइम्स इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। द लेसिंग बार्स इन स्टील कॉलम शुड बी डिज़ाइन टू रेजिस्ट, यानी कि जो लेसिंग बार्स होते हैं ये आपके डिज़ाइन किए जाते हैं टू रेजिस्ट 2.5% ऑफ द कॉलम लोड। सो गाइस आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्लेंडरनेस रेशियो L/R ऑफ अ लेसिंग बार शुड बी लेस दैन, तो स्लेंडरनेस रेशियो होता है आपका लेसिंग बार का, दैट शुड बी इक्वल टू लेस दैन 145। ये गाइस देखिए 2012 में भी पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा रिपीट करता है ये क्वेश्चन SSC JEE में भी, और अगले जितने भी और भी एग्जाम्स हैं उन सब में क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो JEE लेवल का एग्जाम हो, चाहे आपका असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम का लेवल का एग्जामिनेशन हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं।
Which one of the following factors does not affect the lateral buckling strength of a steel I section undergoing bending about its major axis? यानी कि ऐसा कौन सा फॉलोइंग में से फैक्टर है जो इसको अफेक्ट नहीं करता, क्या, लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ को ऑफ आई सेक्शन, ठीक है, जो लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ आई सेक्शन की उसको अफेक्ट नहीं करता, वो क्या है? दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द माइनर एक्सिस ऑफ द सेक्शन. दिस इज द राइट आंसर. यानी कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट माइनर एक्सिस ऑफ द सेक्शन है, ये आपका लेटरल बकलिंग को इफेक्ट नहीं करता ऑफ आई सेक्शन अबाउट मेजर एक्सिस, ठीक है. हेंस डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगला देखते हैं. द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ स्टील कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ द एंड्स. यानी कि अगर ऐसा इफेक्टिव लेंथ स्टील कॉलम का जो पोजीशन में तो हेल्ड है लेकिन डेट इज रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, यानी कि बोथ एंड्स पे डेट इज इट इज रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ द एंड्स, दोनों ही एंड पे ये आपका रिस्ट्रेन्ड है, ठीक है. तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.65 L. यानी कि अगर हम इसको आपको सही से दिखाएं तो ये आपका कॉलम है, ठीक है, और बोन एंड पोजीशन में तो हेल्ड है लेकिन रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, यानी कि दोनों ही एंड पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रिस्ट्रेन्ड है अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ द एंड्स. हेंस करेक्ट आंसर विल बी 0.65 L इज द राइट आंसर, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर. और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो इसको प्लीज़ हिट लाइक, इस चैनल को ज़रूर लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. और गाइस प्लीज़ मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप बाहर जाइए तो बिना मास्क के कभी भी मत जाइए, ठीक है. सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.